पिछले क्लास में हमने देखा कि मतलब लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये तीनों का फार्मूला देखा कि फार्मूला को किस तरह से याद रखें या तीनों फार्मूला को हम लोग किस तरह से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। शॉर्टकट्स का यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स निकालने में, ट्रायंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में, मतलब क्वाड्रिलेटरल के केस में या इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। सबसे पहले पहला केस है कि मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है। कोई ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और F जो है हमारा AB का मिड पॉइंट है। अगर DEF का कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से ABC का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग जो है ABC जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज। अगर क्या हो, हमें साइड्स के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कौन सा वर्टिसेज आता है? वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? हमें डी का कोऑर्डिनेट पता है, ई का कोऑर्डिनेट पता है, एफ का कोऑर्डिनेट पता है। तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ई और एफ का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, उसमें से डी को माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई प्लस एफ माइनस टी। और ए का अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो ई और एफ का वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डी को माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो कि बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो बी वर्टेक्स का निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डी एफ को ऐड करेंगे, ई को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी प्लस एफ माइनस ई। और अगर तीसरा और लास्ट जो वर्टेक्स है सी, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स या वाई कोऑर्डिनेट, तो डी और ई को ऐड करेंगे, सी के बगल में कौन सा है, डी और ई को ऐड करेंगे और एफ को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, डी प्लस ई माइनस एफ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ट्रायंगल में तीनों साइड्स के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम के केस में देखते हैं। पैरेललोग्राम में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी चार कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, चार कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा है? एक पैरेललोग्राम हमारा ABCD है, ठीक है। इसमें ABCD चार कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है और चार कंजिक्यूटिव वर्टिसेज में हमें किसी भी तीन वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट पता है तो बाकी जो है एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ACD का पता है हमें B का निकालना हो, BD और A का पता है C का कोऑर्डिनेट निकालना हो, या BD और C का मतलब AC और B का पता हो D का निकालना हो। तो हम लोग क्या निकालना है, हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और हमें किसका किसका पता है, बी, डी और सी का पता है। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, हम बी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, उसमें से सी को माइनस करेंगे। या वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो बी और डी के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और सी को माइनस करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस डी माइनस सी। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग बोले कि अगर बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, पैरेललोग्राम के केस में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो हम चौथा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट के लिए ए और सी को ऐड करेंगे और डी को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस डी। और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बी और डी को ऐड करेंगे और ए को माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा, बी प्लस डी माइनस ए। और लास्ट में डी वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए और सी को ऐड और बी को माइनस। तो अभी हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में क्या देखा कि पैरेललोग्राम में अगर किसी भी तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब तीसरा केस क्या है कि एक राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल आइसोस्केल
ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल मान लो हम लोग इस तरह से एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। राइट एंगल भी होना चाहिए आइसोस्केल्स मतलब, तो ए बी ए सी के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो ए बी किसके इक्वल हो सकता है? बी सी का। तो ये राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि दो एंड पॉइंट मतलब जो हाइपोटेनस है, इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल के सामने को? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के दो एंड पॉइंट कौन कौन सा? ए और सी। ये दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? x2 y2। तो जो थर्ड वर्टेक्स है हमारा क्या निकालना है? जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये बी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो एक मिनट पहले हम लोग निकालने से पहले एक मिनट देखते हैं कि अभी क्या हुआ कि हाइपोटेनस के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता था, ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल का, और थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो मे बी केस तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बी पॉइंट तो हमने इस साइड कंसीडर किया, ये बी पॉइंट तो है इस साइड भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तो बी पॉइंट हो सकता है इस तरह से कि ये राइट एंगल हो और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। तो इस पॉइंट को हम लोग बी डैश मान लेते हैं। तो राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल में दो केस हो सकता है, मतलब बी का दो कोऑर्डिनेट आ सकता है। तो पहले हम लोग पहले बी का कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर ले। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होगा। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो जैसे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगाते कि ए और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो बी का मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो लिखने का तरीका वही है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला से हम लोगों ने लिख दिया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। और चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट है, हमें बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे क्या होगा? y1 - y2। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करते हैं? प्लस। अब अगर मान लेते हैं कि बी जो है ए सी का मिड पॉइंट होता तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता हमारा? y1 + y2 डिवाइडेड बाय कितना आता? 2 आता। लेकिन चूंकि ये राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो हम लोग चूंकि वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? माइनस। तो क्या हो जाएगा? x1 - x2। यहाँ पे प्लस दिया था तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि बी पॉइंट भी इस केस में पॉसिबल है और बी डैश भी पॉसिबल है। तो अगर हमें बी डैश का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेंगे और यहाँ माइनस की जगह प्लस ले लेंगे, तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल में हाइपोटेनस के दो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, और तीसरा वर्टेक्स जो है दो केस हो सकता है, एक बी और बी डैश। तो बी और बी डैश का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाल सकते हैं? अब शॉर्टकट में चौथा फॉर्मूला, ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने के शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। हम किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। किसका? ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है और सी का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और थर्ड वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इस केस में भी हमें क्या करना है? थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक मिनट देखिए कि मे भी हो सकता है, इसमें भी हमारा दो केस है कि ए बी सी राइट एंगल मतलब हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए और सी जो है दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है और तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मे बी यहाँ भी हो सकता है और किसी के अनुसार ड्रॉ किया हुआ पॉइंट जो है बी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा तो क्या होगा? ये भी हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी बी का जो है दो केस आ गया, एक बी और एक बी डैश। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, उसका निकालने का फॉर्मूला सिमिलर है जैसा कि हम लोगों ने राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल में देखा, बस थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी कैसे निकालेंगे। तो क्या बताया था कि बी जो है इस तरह से है कि मिड पॉइंट की तरह जैसा लगता है। तो x1 x2 का हम लोग क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। चूँकि x कोऑर्डिनेट है तो x को ऐड करेंगे और y को माइनस, मतलब y1 - y2। एक मिनट, क्या लिखेंगे? y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y1 - y2। यहाँ पे क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? प्लस। चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं √3।
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स को ऐड करेंगे, वाई को माइनस करेंगे, ठीक है, और बीच में प्लस देंगे, और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया पिछले केस की तुलना में √3। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जिस तरह से मिड पॉइंट फार्मूला लिखते हैं, और एक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस लेंगे, और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, बी के अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, बी डैश भी हो सकता है। तो बी डैश के लिए यहाँ प्लस लिया तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिया तो यहाँ पे प्लस। तो अभी हम लोगों ने शॉर्टकट्स फार्मूला देखा कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है, या पैरेललोग्राम में हमारा मतलब 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल में थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट चैप्टर से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल का कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, हमें ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या पता है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या पता है x3 y3। मतलब ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है, तो हमें ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो आता है 1/2 डिटर्मिनांट का जो पहला रो है, पहला रो का एलिमेंट होता है पहला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, मतलब x1 y1, और तीसरा एलिमेंट 1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 1, और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 1। और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। अब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये 3×3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का है, तो 3×3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के रूप में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से आ जाता है 1/2। पहला वर्टेक्स कौन सा है हमारा, x1, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं x1 y1, फिर दूसरा x2 y2। अब जिस पे लास्ट किया था वही फिर से आएगा x2 y2। थर्ड वर्टेक्स हमारा क्या है x3 y3, प्लस फिर हमारा क्या आएगा, किससे लास्ट किया था x3 y3, तो कौन सा आएगा x3 y3, और सबसे स्टार्ट किससे किया था x1 y1। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस लगा देंगे। अभी जो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 2 केस देखा, तो दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो ये टर्म आया है, कौन सा टर्म, x1 y1 x2 y2, प्लस जो टर्म आया है x2 y2 x3 y3 डिटर्मिनेंट, प्लस x3 y3 x1 y1, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू जो है 2 वैल्यू हो सकता है, एक वैल्यू क्या हो सकता है पॉजिटिव, और दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो अंदर वाला जो एरिया हमने कंसीडर किया था इसके अंदर में जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, इसमें जो हम लोग ये तीनों पॉइंट को रख के, ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या माना x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या माना x3 y3, ठीक है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट को का जो प्लॉटिंग है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन ABC लेते, या ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है ना कि ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ही माने, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 माने, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 माने, किसी को भी x2 y2 माने, बस ध्यान इतना रखना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखने पे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर हम लोग क्या करते हैं
कि ये जो कोऑर्डिनेट है किसी का भी x1 y1 हो, किसी का x2 y2 हो, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं, मतलब पहले क्या लिखते हैं x1 y1, फिर क्या लिखते हैं x3 y3, फिर क्या लिखते हैं x2 y2, फिर x1 y1, तो इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये अंदर वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। इसी में मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि नोट का दूसरा पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के केस में नीड नॉट टू प्लॉट द ग्राफ, मतलब अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं इस वाले फार्मूला से, मतलब सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फार्मूला से, तो उस केस में हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई ए बी सी 3 वर्टेक्स लिया कंजिक्यूटिव ए बी सी, और उससे अगर कोई ट्रायंगल बनाता है तो वो ट्रायंगल क्या बनेगा, इस तरह से ए बी सी। और किसी ने अगर इस तरह से कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से लिए बी ए सी और फिर ट्रायंगल बनाया तो क्या ट्रायंगल बनेगा, बी ए सी, ठीक है। और किसी ने अगर इस तरह से लिया सी ए बी, ठीक है, तो सी ए बी लेके अगर कोई ट्रायंगल बनाया सी ए बी, क्या हम लोग बता सकते हैं कि तीनों केस में जो कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है से जो बनने वाला ट्रायंगल है तीनों का तीनों सेम है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ट्रायंगल के केस में ग्राफ प्लॉट करने की, मतलब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल का ग्राफ बना के ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसमें आता है हमारा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, दो फार्मूला से। दूसरा फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें ग्राफ का प्लॉटिंग करना पड़ेगा, लेकिन ट्रायंगल के केस में हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं करना है हमने देखा। दूसरा तो हमारा आता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में आ जाते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल का 4 कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है। हम पहले से कंसीडर कर रहे हैं कि ये वर्टिसेज क्या है, कंजिक्यूटिव है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, x1 y1 है। बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, x2 y2 है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x3 y3 है। और डी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x4 y4 है। अगर क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि ये जो चारों है हमारा ए बी सी डी, ये चारों के चारों कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है, ठीक है, मतलब लगातार वर्टिसेज है ए बी सी डी, तो उस केस में अगर हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसी के अनुसार निकाल सकते हो, 1/2। पहला क्या होगा, x1 y1, फिर x2 y2, ठीक है, प्लस कहाँ लास्ट किया था, x2 y2, फिर आगे क्या आएगा x3 y3, फिर लास्ट कहाँ किया था x3 y3, और सबसे लास्ट में क्या आएगा x4 y4, फिर कहाँ लास्ट किया था x4 y4, और स्टार्ट किससे किया था हमने, x1 y1 से, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, एरिया निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर ए बी सी डी 4 कंजिक्यूटिव वर्टिसेज है तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो एरिया हमें निकालने के लिए आता है वो आता है एरिया ऑफ ए पॉलीगन, मतलब किसी भी पॉलीगन का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पॉलीगन मतलब एन साइड से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम लोग पॉलीगन मानते हैं। मान लेते हैं कि जो एन साइड्स का पॉलीगन है तो हमारे जो वर्टेक्स होंगे वो भी एन होंगे। तो मान लेते हैं कि x1 y1, x2 y2 डैश 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 xn yn, ये क्या है, वर्टिसेज है। अगर ये वर्टिसेज का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है पॉलीगन के, तो हम लोग पॉलीगन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलर केस है जैसे ट्रायंगल का सेकेंड फार्मूला हो गया, क्वाड्रिलेटरल का भी जो एरिया का फार्मूला बताया। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेज होते हैं, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेज होते हैं और पॉलीगन में n वर्टिसेज होते हैं। तो यहाँ भी हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 x1 y1, फिर x2 y2, फिर क्या आएगा x2 y2, फिर x3 y3, इस तरह से आगे जाते जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा लास्ट टर्म क्या आएगा हमारा xn yn, और स्टार्ट किससे किया था x1 y1 से। चूँकि एरिया निगेटिव नहीं होता इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे।
अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पॉलीगन का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया जो है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से कैसे निकालते हैं। अब कुछ पॉइंट्स नोट्स करने के हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमें पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल के केस में सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है तो उस केस में हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। मतलब अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चारों पॉइंट को या एन साइड्स के पॉलीगन के केस में एन पॉइंट्स को पहले ड्रॉ, पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग एरिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एरिया को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो एरिया को वो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज में करेंगे तो नेगेटिव होगा। अब दूसरा जो पॉइंट है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास। 3 पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है। एक पॉइंट्स है हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2 और तीसरा पॉइंट है हमारा x3 y3। क्या ये तीनों पॉइंट जो होगा कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब तीनों का तीनों एक ही लाइन पे होगा। मान लेते ये पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है और सी पॉइंट जो है हमारा x3 y3 है। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है हमारा कोलिनियर होगा। तो इसको याद करने का हम लोग एक तरीका मतलब याद रखते हैं कि मान लेते हैं कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट है ये तीनों जो है ट्रायंगल का वर्टेक्स है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, बी और सी क्या है एक ही लाइन पे है। अगर ए बी जो है क्या होगा, अगर बी सी लाइन पे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर हो जाएगा। अगर ए पॉइंट यहाँ आ जाए तो ठीक है। तो ए पॉइंट को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया का जो पहला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कैसा था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 1/2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो यही जो है हमारा फॉर्मूला है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का क्या कंडीशन हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 3 पॉइंट कोलिनियर होने का क्या कंडीशन हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करेंगे तो उससे जो कंडीशन आएगा वही हमारा 3 पॉइंट्स का कोलिनियर होने का कंडीशन आएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।